नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, हम इस पर बात करेंगे अगले 1 घंटे में। बात होगी झूठे आरोपों पर फिर घिरे हैं केजरीवाल। ये आरोप अब उनके जी का जंजाल बनते जा रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का यमुना में जहर मिलाने वाला बयान उनके गले की फांस बनता जा रहा है, तो उन्होंने भी कुछ पलटवार किया है चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के नेताओं पर। क्या कुछ कहा है और क्या कुछ है ये पूरा मुद्दा, इस पर हम बात करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। समझेंगे कि आखिर दिल्ली की सियासत में यमुना का पानी क्या रंग बदल रहा है। महाकुंभ की दिव्यता में जुटे समाजसेवी, इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से भगदड़ के बावजूद समाजसेवी अब जुटे हैं महाकुंभ को और बेहतर बनाने के लिए। समाज के लोग आगे आए हैं, लेकिन क्या राजनीतिक दलों के नेता हमारे जो समाज के अगुवा हैं उनकी भावनाओं को परिलक्षित कर पा रहे हैं, यह भी चर्चा का विषय होगा। और बात होगी अभया के पिता से इतनी नफरत क्यों। अभया यानी कोलकाता में आरजी कर जो रेप और हत्याकांड हुआ था उसकी नायिका, आखिर उसके पिता से किसी को नफरत क्यों हो रही है। होंगे इसमें कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 36 दलों के 52 नेता बैठक में हुए शामिल। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर हुआ विचार विमर्श। जगदंबिका पाल ने वक्फ कानून संशोधन विधेयक पर जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी। यमुना में जहर मिलाए जाने के दावे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिरे। चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती, दावे साबित नहीं होने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। तो अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव आयोग पर ही उठाया सवाल। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव, पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विशेष बैठक। सुरक्षा सुविधा से जुड़े हर बिंदु पर फोकस। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। भाजपा की हरप्रीत कौर बबला के पक्ष में 19 वोट, जबकि आप उम्मीदवार को मिले 17 वोट। और निज्जर हत्याकांड में झूठे निकले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोप। कनाडा कमीशन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, हत्या में किसी दूसरे देश का कोई निश्चित संबंध नहीं। तो ट्रूडो के आरोप झूठे निकले। और झूठे आरोप प्रत्यारोप इस वक्त दिल्ली की सियासत में भी सिर चढ़कर बोल रहे हैं। क्या है ये झूठे आरोप प्रत्यारोप? झूठे आरोपों पर क्या अरविंद केजरीवाल फिर घिरे हुए हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का यमुना में जहर मिलाने वाला बयान उनके गले की फांस बनता जा रहा है। झूठे आरोप लगाना और फिर बाद में जरूरत पड़ने पर माफी भी मांग लेना अरविंद केजरीवाल की सियासत का एक हिस्सा रहा है। लेकिन यमुना में जहर मिलाने वाले उनके बयान पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। जो विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर केजरीवाल को यूं ही नहीं जाने देना चाहते। चुनाव आयोग ने केजरीवाल के जवाब से असंतोष जाहिर करते हुए उनसे सिर्फ विषय पर ही सही जवाब देने को कहा है। 5 प्रश्न उठाए चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा है कि केजरीवाल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को सामूहिक नरसंहार के गंभीर आरोपों से न जोड़ें। आयोग ने कहा है कि इसकी तुलना 2 देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति से न करें। ये आरोप लोगों के बीच वैमनस्य, अव्यवस्था और अशांति को बढ़ावा देने वाले हैं। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जानना चाहा है कि वो स्पष्ट रूप से बताएं कि यमुना के जल में हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा
कौन सा विष मिलाया गया है, कौन सा जहर मिलाया गया है, यह स्पष्ट तौर पर बताएं सबूतों के साथ, स्पष्ट सबूतों के साथ जहर की मात्रा, प्रकृति और पता लगाने के तरीके के बारे में बताएं, जो कि नरसंहार का कारण बन सकता था। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह नरसंहार बन सकता था। जहर मिलाने की जगह के बारे में बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि इसे दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने कहां और कैसे पता लगाया। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा कथित जहरीले पानी को दिल्ली जाने से रोकने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई। आयोग ने केजरीवाल को स्पष्ट जवाब के साथ कल सुबह 11 बजे तक ठोस सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केजरीवाल के आरोपों से आहत हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यमुना के पानी को पीकर दिखाया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसे भी नाटक बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी झूठ बोलने वाले को जेल में डालने की मांग की थी। पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कोई कैसे बोल सकता है कि यमुना के पानी में जहर मिलाया गया, मैं भी वही पीता हूं। तो इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी केजरीवाल को यमुना का जल पीने की चुनौती दे रहे हैं। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम यमुना के गंदे पानी की कुछ बोतलें राजीव कुमार, नायब सैनी और अमित शाह को भेज रहे हैं, जरा वो पी कर दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इनके नोटिसों और मुकदमों से नहीं डरता, मुझे जेल में डालना चाहें तो भी डाल दें। लेकिन सवाल यह उठता है कि यमुना की सफाई करने का वादा दिल्ली की जनता से किसने किया था? किसने कहा था कि यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएंगे, अगर नहीं दिखा पाएंगे तो वोट मत दीजिएगा? ये किसने कहा था? क्या यमुना नदी के जल में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने भर से बिना सबूत के उसमें जहर मिलाने का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल यमुना सफाई के मुद्दे को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और दरअसल अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे पर कह क्या रहे हैं? यमुना के पानी को जहरीला बताने के बाद चौतरफा घिरे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब फिर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। तो सवाल पूछने वाले पर ही सवाल उठा देना अरविंद केजरीवाल की पुरानी एक सियासत रही है। इस बार कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये पूरे चुनावों के दौरान दिल्ली की जनता इसको तय करती रहेगी। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि ये पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के सिवा ये कुछ और नहीं है। केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को तो आप तथ्य नहीं दे पाए, ये जो आपने पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया, इसमें कोई सोरस सीक्रेट सर्विस के सिग्नल का रोल तो नहीं है? उन्हें आकर इस बारे में सफाई देनी चाहिए कि वो उन्होंने किस सूचना के आधार पर कहा और किन षड्यंत्रकारी शक्तियों के इशारे के ऊपर कहा, या ये उनके दिल की खुद की एक षड्यंत्र की उपज थी। आज दिल्ली की जनता इसका जवाब चाहती है। और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि आखिर इस तरह के जो आरोप लगाता है उस पर सबूत देने चाहिए, और अगर सबूत नहीं है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। ईसीआई को तो मैंने ईसीआई को चिट्ठी लिखी है, मैंने एलजी साहब को भी चिट्ठी लिखी है। मेरी तो ये सोच है कि ईसीआई को भी सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को रेफर करना चाहिए और हरियाणा पुलिस को कि आप तहकीकात करिए, क्या है ऐसा। भाई आपने क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी की, क्रिमिनल एक्शन की आपने ब्लेम किए। ये वो नहीं है कि मेरे खिलाफ कुछ कह दिया या कुछ अवमानना का शब्द इस्तेमाल कर दिया, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बात कर दी, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई अपशब्द इस्तेमाल कर लिए, कोई धार्मिक सांप्रदायिक भावना को भड़काया। ये वो सामान्य बात नहीं। आपने एक सरकार को नरसंहार करने के लिए उस पर सवाल खड़ा किया है। और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, आइए आपको सुनाते हैं। तो मामूली पीने का पानी नहीं इंतजाम कर सके तो केजरीवाल बोलता है
भाई यमुना से जहर आ रहा है। अरे केजरीवाल तू वो पानी पी के बीमार पड़ा क्या? पोखला में पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें जहर है। कितना बड़ा झूठा है ये। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ ममता त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। ममता जी स्वागत है आपका। अनमोल पवार जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं, स्वागत है अनमोल जी। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, विनोद जी स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ शुरू करेंगे। ये झूठे आरोप जिसकी बात कही जा रही है कि ये कौन आरोप किसका सच है किसका झूठ है, लेकिन सच तो ये भी है इसमें कि यमुना को साफ करने का जो एक बीड़ा उठाया था वो अरविंद केजरीवाल ने उठाया था। और ये भी सच है कि उन्होंने कहा था कि अगर नहीं साफ कर पाएंगे तो मुझे वोट मत दीजिएगा, अगले चुनावों तक से पहले मैं इसमें डुबकी लगाकर दिखाऊंगा। अब ये पूरा मुद्दा बूमरैंग हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप पीकर दिखाइए पानी के साफ है या नहीं। निखिल, जितना मैं समझ पाया हूं आपके रिपोर्ट से, तो मैं ये कहूंगा कि केजरीवाल मजे हुए और सधे हुए राजनेता हैं जो चालाक और चुस्ती से अपने चीज़ों को अपने तरीके से घुमाते हैं। ये यमुना का जो जहर है वो कम से कम केजरीवाल जी को आज इस स्थिति में दिल्ली में ला दिया है कि उसने दिल्ली के जो और मुद्दे थे, अभी आप देखिए 4-5 दिन रह गए हैं चुनाव प्रचार के, और इस 4-5 दिन के चुनाव प्रचार में उन्होंने अपने लिए चुनावी जहर का ये मुद्दा ले लिया। अब ये जहर उनको न निगलते बन रहा है न उनको उगलते बन रहा है। ये शायद दिक्कत ये हुई है कि ये जो जितने लोग केजरीवाल को जानते होंगे वो देख रहे होंगे कि समझ भी रहे होंगे कि दिल्ली में जब चुनाव था तो सीधे पंजाब पे आरोप लगाते थे कि ये पॉल्यूशन पंजाब के कारण हो रहा है, पंजाब जो है जहरीली हवा दिल्ली की तरफ भेज रही है। और जब जैसे ही पंजाब में उनकी सरकार बनी तो ये पराली की समस्या सीधे यूपी और ये राजस्थान और सीधे हरियाणा पे उन्होंने थोप दिया। अब ये है कि जब से उन्होंने पानी का एक मुद्दा लगने लगा कि दिल्ली में कहीं पानी का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बन सकता है, और ये मुद्दा धीरे धीरे बनने लगा था, तो उन्होंने ये जहर का एक मुद्दा लेके आ गया कि पानी में जहर उन्होंने मिलाया है। अब इस आरोप के बाद कल आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पब्लिक रैली में जिस तरह से केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरह के झूठ कैसे बोला जा सकता है। ये पानी खुद प्रधानमंत्री देश का पी रहा है, सारे डिप्लोमेट्स पी रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये पानी बीजेपी के लोग या हरियाणा के लोग वहां जहर मिला रहे हैं। खुद नायब सिंह सैनी ने आपको पी के दिखाया, तो आपने एक दूसरा फेक वीडियो चला दिया कि नायब सिंह सैनी वहां पे पानी जो है वो थूक रहे हैं। सवाल इसकी नहीं, सवाल जरूरत इस बात को समझने की है कि केजरीवाल क्या जिस तरह की ये थ्रो करते रहे हैं लोगों पे आरोप को और जिस तरह से घुमाते रहे हैं, क्या इस बार पकड़े गए हैं? चुनाव आयोग ने इनकी उस जो झूठ की ये रही है सियासत रही है, उस पे चुनाव आयोग ने इस बार हाथ धर दिया है। अब चुनाव आयोग इनको कह रहा है कि आप गोल गोल मत घुमाइए, सीधे पॉइंट पे आए कि जहर कहां किसने डाला, कहां डाला गया और जहर पकड़ने वाला कौन था। अगर वो जहर था तो फिर उस जगह का नाम बताइए, उस इंजीनियर का नाम बताइए जिसके हवाले से आप कह रहे हैं कि इसमें जहर डाला गया। और ये बात सच है कि अगर इतने बड़े आरोप लगा के किसी स्टेट पे केजरीवाल बच जाएंगे, ऐसा तो मुमकिन नहीं दिखता है, क्योंकि वहां कोर्ट में भी हरियाणा सरकार ने केस किया है और चुनाव आयोग की अदालत में तो वो है ही। ठीक है, हमारे साथ अनमोल पवार जी हैं, वो इन बातों का जवाब देंगे। बीजेपी के पास भी हम आएंगे। अनमोल पवार जी, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 5 प्रश्न पूछे हैं कि किस जगह पर ये विष मिलाया गया, जिस जहर की वो बात करते हैं, अमोनिया, जिस तरह का कहा जा रहा है कि भाई अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जहर मिलाया है और सरकार ने मिलाया है, अगर ये कहा जा रहा है, यानी कि एक तंत्र के ऊपर, एक सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया। तो अगर साफ साफ उस पर जवाब मांग रहा है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग को ही झूठा ठहरा देना क्या ये नहीं बनता है इस वक्त कि कल 11 बजे तक का समय दिया गया है, कहां कौन सा जहर मिलाया गया, किस पद्धति से उसको रोका आपने, ये सारी चीजें बता दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निखिल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ही बोल रहे थे, फिर मैंने गौर किया कि तो विनोद जी हैं हमारे, कोई बात नहीं, आप अपनी बात का एडिटर। देखिए, ये लेटर जो है ना, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करता है। ये इसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों इसे ना तो कोई न्यूज़ एंकर पढ़ के सुनाना चाहता, जनता को सच्चाई नहीं बताना चाहता। मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है
इसमें ये लिखा है कि अमोनिया इज अराउंड 6.5 ppm इन रिवर यमुना एट वजीराबाद पॉन्ड डिस्पाइट डेल्यूशन विद CLC एंड DSB वाटर। पानी मिलाने के बावजूद भी ये जो है ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस वजह से क्योंकि केवल 2 ppm तक का जो पानी है वो ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जा सकता है। इसमें किसी बात का संदेह नहीं है कि नहीं, हरियाणा तो इसमें की ये कहा लिखा हुआ है कि हरियाणा की सरकार ने इसमें जहर मिला दिया है। ये 6.5 ppm की जो बात आपने कही है, इससे पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि वो 8 ppm तक जा चुका है। जाड़ों के समय में वो अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन ये आरोप लगा देना कि इसमें नरसंहार करने के लिए जहर मिला दिया गया है, इस बात के सबूत हैं क्या आप लोगों के पास? ये रहा एक सबूत, तो ये रहा। इसमें सबूत में NGT ने खुद कहा है, 2024 का सबूत है जिसमें NGT कहता है टेक एक्शन ऑन ड्रेन इंपैक्टिंग दिल्लीज वाटर। NGT भी इस बात को मानता है कि हरियाणा में 400 से ज्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिससे पोल्यूशन होता है, जिसका इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज डिस्चार्ज और जहर मिलाना नरसंहार के लिए दोनों में अंतर है। ऐसा है, आप गोल गोल मत घुमाइए। मुझे सुनो, इतने उत्सुक तब हुआ करो जब यहाँ बैठे विनोद जी बोल रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो। देखिए, आपसे एक दिक्कत और है, मैं एक चीज कह दूं, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो जाओ। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है, मैंने आपसे ये सवाल पूछा गया, जो सवाल जो कल जिनके जवाब देने हैं, क्या आपके पास वो जवाब है? अगर कुछ हो तो पहले से बताइए, हम लोग एनलाइटन हो जाएंगे। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। एनलाइटन बिल्कुल करूंगा, लेकिन एनलाइटन तब करूंगा ना जब आप बोलने दोगे। भाई मुझे 10 सेकंड भी नहीं, पानी गिर रहा है, मुझे 10 सेकंड भी नहीं होने नाले के पानी क्या आप ये नहीं आप ये कह रहे हैं कि नाले का पानी नहीं गिर रहा। आप ये कह रहे हैं कि नाले का पानी नहीं गिर रहा। ये रहा डीजीपी का लेटर, पढ़ के सुनाओ। आप में हिम्मत है, पढ़ के सुनाओ ना। नहीं, आप उसको आप बताओ, बिल्कुल आप पी सकते हो। 7 ppm का अमोनिया का पानी पी के दिखाओ। मत लगाइए। आप 7 ppm का अमोनिया का पानी पी के दिखाओ स्टूडियो में। बात सुनिए, मैं मानता हूं आपको। क्यों? मैं क्यों पीऊंगा? आपको अपने जीवन की चिंता है, हमें दिल्ली वालों के जीवन की चिंता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, वो जहर आपने कहां मिलाते हुए देखा, किस इंजीनियर ने पकड़ा, ये बता दीजिए। ये जिसका, और यही सवाल पूछे गए। जिस लेटर को हवा में घुमा रही थी बीजेपी, देखो जी डीजेपी के सीईओ ने फलाना लिख दिया, डीजेपी के सीईओ ने ये लिख दिया। उसी डीजेपी के सीईओ ने तो लिखा हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट भी नहीं हो सकता। 7 ppm का पानी, कल भी मैंने ममता त्यागी जी को कहा था, मैं चैलेंज करता हूं पी के दिखाएं, और आप भी पी के दिखाएं। आप कैसे कह रहे हैं? मैं क्यों आप पी के हंस रहे हो? दिल्ली वालों की जान ली जा रही है हरियाणा के द्वारा। मैं क्यों पी के दिखाऊंगा? नहीं, मैं क्यों पी के दिखाऊंगा? दिल्ली वाले इंसान नहीं है। आरोप आपने लगाया, आप अलग नहीं, आरोप आपने लगाया, आप अलग देश में रहते हैं, आरोप आपने लगाया, आप अलग राजधानी में आरोप रहते आपने हैं। लगाया, तो बता रहे हैं ना, ये आरोप आपने लगाया है कि जहर कहां से मिलाया गया। मैं आता हूं ममता त्यागी के पास। ममता त्यागी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये 6.5 ppm था और दिल्ली के लोग ये पानी पीने के लायक नहीं है। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं। यमुना ने खुद बना लिया। ये नहीं यमुना, अब सुनो दर्शकों, यमुना अमोनिया खुद बनाता है। भाई पिछले साल केजरीवाल जी हरियाणा में चलिए अमोनिया बना के आ जाते हैं। ममता जी को बोलने दीजिए। ममता जी को बोलने दीजिए। तर्क आप दरअसल अगर किसी और को बोलने दें तो वो भी तर्क दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ममता जी बताइए। ये कह रहे हैं कि 6.5 ppm यमुना जी ने खुद नहीं बना लिया। ये दरअसल इस बात का आरोप है कि कहीं हरियाणा से ये मिलाया गया है। भाई पहले तो ममता जी ये बता दें, आप निखिल जी पहले ने शांत करने दीजिए। कल भी ऐसा ही हुआ था, इन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आज मुझे बात रखने दीजिए। आपका जवाब नहीं आया आज तक। अभी मैं बोल रही हूँ, पहले केजरीवाल जी के लिए कहना चाहूंगी। चुनाव आयोग का नोटिस है, उसका क्या जवाब देंगे? आप दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका भी सवाल का जवाब दीजिए। अनमोल जी, निखिल जी प्लीज इन्हें शांत कर दीजिए। बोलिए। केजरीवाल जी के लिए 2 लाइन पहले कहना चाहूंगी। बोलिए ममता जी। रंग बदलना ऐसा कि गिरगिट भी शर्मा जाए, झूठ एवं मक्कारी ऐसी कि सियार भी जंगल में जाकर कहीं छुप जाए। इनके झूठों का पुलिंदा इतना ज्यादा है कि इस बार ये नरसंहार की बात पर उतारा है, वो भी वोटों की राजनीति के लिए। नरसंहार इन्हें वोटों की राजनीति से ऊपर दिख रहा है और इन्होंने इस बार इल्जाम लगाया है हरियाणा के लोगों पर। हरियाणा के न जाने कितने परिवार दिल्ली में आके नौकरी करते हैं, उनके लिए गलत बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इन्हें? हम कह रहे हैं हरियाणा सरकार ने ये काम किया है, ये घटिया काम हरियाणा सरकार ने किया है। कुछ बोला? कल आपके मुख्यमंत्री ने खुद ये माना कि पानी में जहर था, इसीलिए उन्होंने पानी
को थूक दिया, शांत करिए, पानी पिया भी नहीं आप उन्होंने। लोगों को किसी ये उसी दिन कुछ भी ये ज्ञान कल ही नहीं साबित है। हो गया मैंने कल भी जब आपसे बोला था 7 आपके जनवरी मुख्यमंत्री ने 2021 यमुना का भी अपमान किया, उसमें पानी को थूक दिया। आप दिखाइए वीडियो, दिखाइए ना वीडियो दोबारा चला दीजिए, वीडियो चला, एक बार वीडियो दोबारा चला दीजिए। ममता जी आप अपनी बात जारी रखिएगा, ममता जी आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आधे अनमोल जी अब वीडियो में चलता रहेगा। ममता जी आप बोलती रहिए। यमुना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद में पीपीएम 7 थूकते हुए देखेंगे, ये हमारे दर्शक देख लें। ध्यान ही नहीं आया। ये एक पॉलिटिक्स खेलते हैं। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। 2020 में ये स्टडी आ चुकी थी और दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स दिल्ली गवर्नमेंट को ये नोटिफाई कर चुके थे कि जब भी पीपीएम हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जो पानी आ रहा होता है, अभी दिखाएंगे, पूरा वीडियो चलेगा, वो लूप में है, अभी दोबारा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि आप अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करिए या उनके में सुधार करिए या नए ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। इन्होंने लिख के दिया कि हम ओजोनेशन वाले नए ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। भाई साहब गजब गजब है, गजब है, गजब है। एक मिनट ममता जी, एक मिनट ममता जी, एक मिनट ममता जी, एक मिनट ममता जी, ये कम से कम ऐसा तो मत ही करिए, कम से कम ऐसा तो मत ही करिए। आप दिखाओ, कैमरे में दिखाओ ना। गजब है, जब ये वीडियो आपने देख लिया, पूरी दुनिया देख रही है। आप मॉफ्ड वीडियो चला करके, मॉफ्ड वीडियो चला करके न्यूज मॉफ्ड वीडियो चला क्या बात कर रहे हैं? डीडी न्यूज जो है आधा अधूरा वीडियो चला रहा है। ठीक है, ये मैं आप ममता जी आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेज पर है। मैं चाहूंगा वो दोनों वीडियो दिखाएंगे आपको, वो दोनों असली नहीं, आप जो नकली वीडियो दिखा रहे हैं, जो नकली वीडियो चला रहे हैं, जो नकली वीडियो चला रहे हैं, मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैं क्यों माफी मांगूंगा? जो ओरिजिनल वीडियो है। अमोल जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। आपने सीधे डीडी न्यूज पे सवाल उठाया। बिल्कुल उठाया। सुनिए पहले सुनिए। आप एक मिनट दूसरे को मौका दे दीजिए। ये मंच हम इसलिए नहीं दिया है कि आप आएंगे, आप पार्टी का एजेंडा चला के चले पार्टी का आप सच दिखाओ ना। नहीं, मैं सच दिखा रहा हूं, सच ही दिखा रहे हैं, वो भी साबित कर देंगे। सच दिखा रहे हैं, दोनों वीडियो दिखा देंगे। जूम करके दिखाओ जरा। आपका ये जूम करके दिखाओ ये मॉफ्ड वीडियो है जो आप दिखा रहे हैं। जो चला मैं चुनौती देता हूं, आपको चुनौती देता हूं, ये मॉफ्ड वीडियो है। मैं चुनौती दे रहा हूं, ये मॉफ्ड वीडियो चला रहा है। जिस तरह से आपने झूठ बोला, झूठा वीडियो लगातार झूठ बोल रहे हैं। देखिए जूम करके दिखाइए। आप जूम करके दिखाएंगे। चलिए आप एक मिनट, एक पहले जूम करके दिखाइए। बोलिए। सुनिए, एक डिसिप्लिन झूठ होता की है। कोई इंतहा अमोल होती जी, है एक सर। डिसिप्लिन है। सर झूठ की कोई नहीं इंतहा सर, होती है। आप वही मैं आपसे कह रहा हूं। दिल्ली वालों की जान के साथ खेलना चाहते हैं। सुनिए सर, आप राजनीति करना पहले चाहते आप हैं तो सुन आप लीजिए। चुनाव लड़िए। आप जो ये जहरीली नौटंकी करते करते यहाँ नौटंकी कर रहे हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता बन रहे हैं। सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ, ये कोर्ट नहीं है सर। आप हम ये मीडिया के लोग ये आपके साथ में जो मंच पे दिए हुए हैं कि आपको अपनी बात रखना है। आप तो एक बीजेपी प्रवक्ता को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप झूठ परोस रहे हैं। मैं आपको झूठ परोसने दूंगा। आपकी सरकार है, आप चाहते हैं झूठ परोसते रहेंगे। आप झूठ परोसते रहेंगे। आप झूठ परोसते रहेंगे। आप झूठ परोसते रहेंगे। देखिए, आप झूठ परोसते रहेंगे। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब नहीं देंगे। आप झूठ परोसते रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये जनता देख रही है, ये जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जनता ने देखे कैसे पानी थूका जा रहा है। ये मॉफ्ड वीडियो में चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं। मॉफ्ड वीडियो है। झूठ की कोई इंतहा होती है। इतनी गंदी राजनीति दिल्ली वालों की सेहत के साथ समझ गया। चलिए, अरे अब आप जवाब भी ले लीजिए। चलिए, अब जवाब भी ले लीजिए। देखिए, बहुत जोर से बोल देने से कोई और बार-बार झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, आप एक जोर से बोल देने से नहीं। आप दिल्ली वालों की सेहत के साथ खेलना चाहते हैं और हम ये नहीं होने देंगे। अमोल जी, इस तरह से तो डिस्कशन नहीं सर, तो झूठ भी नहीं बोलने देंगे। आप में हिम्मत है, वीडियो चलाइए। आप अपने तर्क को रखने, वीडियो चलाइए। अरे हिम्मत है तो आप सुनिए एक मिनट भाई, आप वीडियो काट के चलाएंगे। आप अपने और तर्क, जनता को आप मूर्ख मान रहे हैं। जनता सुनिए, इस तरह से अनमोल जी नहीं चलेगा। अनमोल जी इस तरह से नहीं चलेगा। हम अगर दिल्ली वालों हम इस तरह से नहीं चलेगा। आप इस मंच के इस तरह से नहीं चलेगा। आप क्या इस तरह से नहीं चलेगा। की आवाज उठाना अभद्रता बता रहे हैं। दिल्ली वालों के साथ में जो कर रहे हैं आप करते रहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये मंच पे आपको हमने निवेदन करके आपको बुलाया है।
आप यहाँ इस पूरे को अब एक तरह से हॉस्टेज बना के रख लिए हैं, मेरी आप हाईजैक कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी जनता को सच बताने की लेकिन है। दूसरों को भी मैं सुनना, अगर अधिकार आप नहीं डिस्कशन हुआ में है। आए हैं तो मैं दूसरों को किसी के सुनना होगा। दबाव में काम नहीं करता। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप आपके दूसरों पास- को सुने, निखिल, आप दूसरों को भी सुने ना। दूसरे को सुनिए, ये पढ़ के निखिल, सुनाइए नहीं, सर। नहीं, मैं- आपका मैं दिया हुआ रिक्वेस्ट कर कागज रहा कोई हूँ, जबरदस्ती मत करिए। ये उनको DJP पहले का बोलने लेटर दीजिए। है, वो DJP किसी का भी का लेटर हो, वो किसी का भी लेटर हो। DJP का लेटर नहीं है। नहीं, आप आपके जिसके हिसाब- बेसिस पे आप आपके इल्जाम हिसाब से लगा नहीं रहे हैं। चलेगा। ये वो लेटर है। आपके किसी का भी लेटर हो, आप वो DJP आपके के हिसाब से लेटर नहीं को चलेगा। गलत बता रहे हैं। अभी आप किसी फिर के आप साथ इल्जाम कैसे नहीं, लगा रहे हैं? आप अभी शांत हो जाइए, फिर आप पहले इल्जाम दूसरों कैसे को लगा मौका रहे हैं? दीजिए, उसके बाद अपने बाद मौके बोलिए। पर आप बीजेपी का लेटर पढ़िए, आप बीजेपी का लेटर पढ़िए, जिसका पढ़ना हो पढ़िए। लेकिन अभी आप लोगों को बोलने का मौका दीजिए, आप दूसरों को हाईजैक मत करिए। पहले विनोद जी, उसके बाद ममता जी, और उसके बाद अनमोल जी, आप भी बोलिएगा बारी बारी से। एक बार सुन तो लीजिए, लोगों की बात आप सुनेंगे नहीं। आप भैया हम आप बैठे मैं हुए ममता जी हैं। आ रहा हूं आपके पास। मीडिया ममता के जी आ रहा हूं, डिस्कशन में रिक्वेस्ट है। आपको ममता बुलाया जी आ गया रहा है, आप हमारे गेस्ट हैं। तो चलिए, आप विनोद जी कम से अपनी कम बात सुनिए, करिए। आपकी विनोद जी अपनी राजनीतिक बात करिए। मजबूरी चाहे जो भी हो, सर, ये मजबूरी आप नहीं नहीं है। अनमोल जी अभी शांत हो जनता को जाइए। झूठ नहीं अनमोल जी बोलिए। शांत हो जाइए, बीच में नहीं, मत नहीं, बोलिए। धन्यवाद जब बोलिए। आपकी बारी आएगी तब आप झूठ आप साबित करिएगा। तब बोलिएगा। अभी आप आपकी बोलिए मजबूरी विनोद जी। जो भी हो, राजनीतिक मजबूरी हो कि दिल्ली में आपको 11 साल के बाद ये चिट्ठी लेके घूमना पड़ रहा है। आपको 11 साल के बाद यह साबित करना पड़ रहा है कि यमुना जी के मुद्दे पे हम फेल हुए हैं। हम फेल हुए हैं इसलिए कि आप उसको हरियाणा पे शिफ्ट कर रहे हैं। आपको सीधे सवाल पूछ रहा है जो संदीप दीक्षित ने पूछा है कि भाई शीला जी के रीजन में 37 एसटीपी प्लांट थे जिसमें हरियाणा से आया हुआ पानी साफ होता था। वो कितने प्लांट काम कर रहे हैं? आपके यहाँ आपके एजेंसी के रिपोर्ट से बताया गया है कि यमुना का पानी सबसे गंदा दिल्ली में आके ही होता है। आपके पास इतने सारे सवाल हैं, इसके जवाब देने के लिए आप एक जहर का तुक्का लाते हैं और ये एनजीटी की रिपोर्ट लाते हैं, ये पुरानी रिपोर्ट लाते हैं। ये सब जानते हैं कि भाई अमोनिया का इतना है इसमें। कल आपको हमारा रिपोर्टर वहां से दिखा रहा था, जब पीपी उसका दिखा रहा था कि 1.2 या कुछ ऐसा दिखा रहा था, तो आप उसको रिपोर्ट को झूठ कह रहे थे। मैंने तो आपको तथ्य दिखाया था। अरे सुप्रीम कोर्ट का जिसका वो हवाला दे रहे थे, मैंने वो रिपोर्ट दिखाई थी। बीच में मत बोलिए। आपने देखने अनमोल जी, से- अनमोल जी बीच में मत बोलिए। मिनिस्टर आपकी बारी आएगी, केजरीवाल बोलिए। खुद मान चुके हैं कि हम बार बार यमुना जी के साफ के मुद्दे पे हम फेल रहे हैं। वो फिर 2025 में कहते हैं कि हम अगर इस बार आएंगे तो हम साफ करेंगे। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए आप अगर जोर जोर से यहां बोलेंगे और हाईजैक कर लेंगे लोगों की बात, ये अच्छी बात नहीं ठीक है। है। आपके पास तर्क होना चाहिए। आप बीजेपी प्रवक्ता को सुनिए, ठीक है। उनके पास भी तर्क ठीक है, है। आपने ममता बोल त्यागी, तो चलिए। दिया, बीजेपी ममता त्यागी को प्रवक्ता को आपने सुनने की बोलने नहीं जरूरत क्या है दिया। हमें? ममता त्यागी को आपने बोलने नहीं दिया अनमोल जी, ये ठीक नहीं है। अब कम से कम अनइंटरप्टेड हम उनको समय दें, वो बोले। ममता जी, यमुना जी की जो दिल्ली में लेंथ है वो मात्र 20 किलोमीटर है, जो पूरी यमुना नदी की मात्र 4% है। और इस यमुना नदी पर सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी ने 8,500 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, जिसमें ना तो वो कोई नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवा पाई, ना कोई नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवा अपने बारे पाई। में बोलिएगा। और उसमें दुख की बात देखिए कि जब अभी इनके इस पर आते हैं अमोनिया के लेवल पर, अमोनिया का लेवल जब पल्ला में कल हमारे रिपोर्टर ने दिखाया वो बिल्कुल ठीक दिखाया। वजीराबाद टैंक पर पहुंचने तक इसके अंदर 2 मेजर ड्रेन डालते हैं जिसमें सीवेज नोआ के बराबर ट्रीटेड होता है। तो उसकी वजह से इसमें अमोनिया की लेवल बढ़ जाती है, जिसके लिए खुद ही जिम्मेदार है और जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं हरियाणा की। उसके आगे का सुनिए, टोटल इस 20 किलोमीटर यमुना नदी में 18 अनट्रीटेड सीवेज नाले खुलते हैं, जिसकी वजह से इसमें जब ये यमुना नदी दिल्ली से बाहर निकलती है तो इसमें अमोनिया का लेवल 18 होता है। 18, कान खोलकर सुन लीजिएगा। आप इस यमुना को जब दिल्ली से बाहर भेज रहे हैं उसमें अमोनिया का लेवल 18 करके भेज रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 17 गुना बढ़ जाती है। यानी आप दिल्ली को से जो यमुना नदी बाहर भेज रहे हैं उसके में पॉल्यूशन का लेवल 17 गुना करके भेज रहे हैं। एक बार कान खोलकर सुन लीजिए, आप यमुना नदी के साथ, अपनी यमुना माँ के साथ कर क्या रहे हैं। किसी भी झूठ का पुलिंदा बनाने से पहले यमुना नदी जब आपके पास आ रही है रिलेटिवली साफ है, उसके अंदर फिश पनप सकती है, उसके अंदर एल्गी डेवलप हो सकते हैं। लेकिन 18 सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज, इतने बड़े बड़े नाले, 100 करोड़ गंदा पानी सीवेज का डेली यमुना नदी में दिल्ली वाले डालते हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ से दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो, क्योंकि कुछ इलाज ही नहीं किया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पुराने हो चुके हैं, इसके लिए कोई याद नहीं आती। इनके इंजीनियर ही खुद जल बोर्ड के पिछले 4 साल से लगातार कह रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो दिल्ली में काम कर रहे हैं वो 100% काम नहीं कर रहे हैं, वो पुराने हो चुके हैं और सर्दियों में इनकी क्षमता मात्र 25 से 30% रह जा रही है।
हर साल ये प्रॉब्लम होती है, पर इन्हें याद नहीं आती ना तो दिल्ली की गरीब जनता की, ना दिल्ली के लिए पानी के लिए पीने की कमी होने की। इतनी शर्मनाक हरकत ये इलेक्शन से पहले उठा रहे हैं, मुझे बहुत दुख है इस चीज का। ठीक है ममता जी, ठीक है अनमोल पवार जी, अपनी बात का जो जवाब दीजिएगा उसमें एक बात करिए। देखिए इतनी देर से जो बहस हो रही थी, आप कह रहे थे 250 नाले गिर रहे हैं, मैं उस पर आपकी बात को चैलेंज नहीं कर रहा, ना मैं कोई होता हूं चैलेंज करने वाला। चैलेंज करना होगा बीजेपी चैलेंज करेगी, एक बात। दूसरी बात 6.5 पीपीटी होगा, मैं उसको भी, इसीलिए आप कह रहे थे कि आप पानी पी के दिखाओ, मैं क्यों दिखाऊंगा? मैं उसमें कोई पार्टी नहीं हूं, चैलेंज करना होगा बीजेपी चैलेंज करेगी। जो कांग्रेस है, अगर प्रवक्ता उनके नहीं है, उनको चैलेंज करना होता वो करेंगे, मैं इसमें कोई चैलेंज करने वाला नहीं। सवाल एक सीधा ये पूछा गया था, आयोग ने आज पूछा है, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि कुछ पहले अगर हम लोग को बता देंगे कि किन लोगों ने उसमें जहर मिलाया, एक कहीं रात में अंधेरे में मिला दिया, आपके किस इंजीनियर ने उसको पकड़ा, कौन सा जहर मिलाया गया, कौन सी पद्धति थी, ये सारी बातें बता दें तो बेहतर होगा। उसमें ये सारी चीजें मिलाई जा रही हैं, अमोनिया ज्यादा है, ये तो इशू हाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। देखिए अब अपनी बात का जवाब निखिल जी, 3-4 चीजें हैं। पहला ये कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी जी ने लगभग 4-5 बार नायब सिंह सैनी जी को फोन किया, उनका फोन उठाना बंद किया गया, ये कहने के लिए कि अमोनिया का स्तर पानी में बढ़ता जा रहा है। 7-7.5 जब अमोनिया आ गया, जब डीजेपी के लेटर ने खुद कहा, जिससे वो खुद ही एक्सपोज हो गए, उसके बाद आज उस अमोनिया का स्तर जो है वो 3 हो जाता है। कल मैंने आप ही के शो पे वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने दिखाया था 400 से ज्यादा पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज, और जो मैंने अभी आपको ये भी दिखाया था, आर्टिकल भी दिखाया था जिसमें एनजीटी खुद कह रहा है, हम नहीं कह रहे। आप ये कह सकते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये एनजीटी ने कहा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, के ड्रेन से गंदा पानी वहां पे आ रहा है। मैंने कल ममता त्यागी जी को, बहन को रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। कल जब आप कह रहे हो आपके पत्रकार ने 0.5 ppm दिखाया, चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? ये तो मना कर रही है। दूसरा एक चीज निकलता है दिल्ली 10 सेकंड दीजिए। विनोद जी ने जैसा कहा, विनोद जी जो हैं बड़े वरिष्ठ एडिटर हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, उन्हें इस बात का शायद आवाज नहीं है कि एसटीपी पे हरियाणा को जब पानी यमुना में छोड़ना है तो एसटीपी से ट्रीट करके छोड़ना है, और जब दिल्ली लोगों को पानी देता है तो WTP से ट्रीट करके देता है। WTP से ट्रीट तब हो पाएगा जब 2 ppm से कम उसमें अमोनिया की मात्रा हो। और यही वजह है कि डीजेबी की सीईओ, जिसके हवाले से भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है, जिसका भागीदार आज इलेक्शन कमीशन भी बन गया, क्योंकि वो भी भाजपा की जबान बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो ये कहते हैं, नहीं, वो ये नहीं बता पा रहे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो दिल्ली के सारे चल रहे हैं, लेकिन क्या 7 ppm पे कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेट हो सकता है? नहीं। अगर अमोनिया में क्लोरीन मिला दिया जाए तो वो जहरीला पदार्थ बन जाता है, और वो लोगों को हम कैसे दे दें? किडनी की समस्या, लंग्स की समस्या, रेस्पिरेटरी समस्या। प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं कि भाई समय ओवर हो गया है, और मैं चाहता था कि इस बहस को आगे बढ़ाएं, लेकिन मुझे लग रहा है जिस अंदाज में बहस चल रही है वो अंतहीन है। इस पर फिर कभी एक बार फिर से सिलसिले से बैठेंगे। फिलहाल कल आप लोग को जवाब देना है चुनाव आयोग को, वो आप जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया ममता जी आपका। ऐसे मत दिखाइए, इसे कहिए यमुना की बात हो रही है। अनमोल जी आपका भी, चलिए ममता जी फिर इस पर चर्चा करेंगे। अनमोल जी आपका भी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। इसको यहाँ लगाना, ठीक यहीं पे। मेरा यो घर बनन लाग रहा है सूर्य घर। जब सूर्य ऊर्जा के फायदे मिलेंगे नॉन स्टॉप, तब अपना मंथली बजट भी रहेगा टॉप। आप ही सोचो। देख भाई, ठीक है, यहीं पे लगाना है, समझे? अब मेरे गांव में भी लग रही है स्ट्रीट लाइटें। जब रोशनी रहेगी नॉन स्टॉप तो अपना गांव भी चमकेगा टॉप, है कि नहीं? ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम पे लगती है। कहीं फ्यूचर के रास्ते खुल जाते हैं तो कहीं दूरियां घट जाती हैं। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां की दिव्यता में को बनाए रखने में जुटे हुए हैं समाज सेवी। महाकुंभ की दिव्यता में जुटे समाज सेवी, आखिर किस तरह से समाज अब सामने आया है निकल करके कि कुंभ में जो हादसा हुआ उसके बाद स्थिति को बहाल करने में, सामान्य करने में और उसकी दिव्यता को बनाए रखने में जो हमारे समाज के लोग हैं वो लोग किस तरह से आगे आए हैं, जो आसपास के लोग हैं वो किस तरह से आगे आए हैं, इस पर हम बात करेंगे। दिव्य भव्य महाकुंभ के आयोजन में एक छोटी सी चूक ने एक हादसे को जन्म दिया, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करके 9 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद 1 घंटे के अंदर सामान्य स्थिति बहाल कर दी। भारत की सनातन संस्कृति में कुंभ का आयोजन सैकड़ों वर्षों की परंपरा रही है, जिसमें सरकार की भूमिका सहयोग की होती है। जाहिर है सनातन को लेकर, अपनी अलग पहचान को लेकर सजग हुआ हिंदू समाज अब बढ़ चढ़कर इन आयोजनों में हिस्सा लेता है। लेकिन हादसे के बाद मौके की तलाश में बैठे विपक्षी नेताओं ने कुंभ के आयोजन को लेकर जिस तरह से सवाल उठाना शुरू किया, ये उनकी मंशा पर ही सवाल उठाता है, ये उनकी मंशा को दर्शाता है। हालांकि मेला क्षेत्र में सैकड़ों सामाजिक धार्मिक संगठन यात्रियों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार की व्यवस्था से अपना सहयोग दे रहे हैं, यानी कि उस व्यवस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं और उससे इतर भी जुट कर काम कर रहे हैं। लेकिन जिनका इस महान आयोजन में कोई योगदान नहीं है, वे सिर्फ अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने द्वार खोल दिए हैं। जिन यात्रियों को मेला क्षेत्र में जगह नहीं मिली, वे विश्वविद्यालय के कैंपस का उपयोग कर सकते हैं। अतिथि देवो भव के संकल्प के साथ जुटे अन्य सामाजिक संगठनों के अलावा कुंभ क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति बनने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने 16,000 कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैफिक संचालन में पुलिस को मदद करने के लिए उपस्थित है। अलग अलग टोलियां बनाकर और टोलियों में बंटकर स्वयं सेवक यातायात व्यवस्था में प्रशासन को पूर्ण सहयोग दे रहे हैं तथा तीर्थयात्रियों के लिए जगह जगह भंडारे शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन के साथ इस तरह के सहयोग क्या दूसरे दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकते थे? क्या दूसरे दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह की भागीदारी नहीं कर सकते थे? क्या ये जो आयोजन है, सनातन का आयोजन, क्या ये उसको अपना नहीं मान सकते थे? जहां एक दिन में यूरोप की आबादी से ज्यादा लोग स्नान करते हैं, क्या इस आयोजन में सिर्फ टिप्पणी करना बदनीयती नहीं है? मौनी अमावस्या के संयम के मौके पर संगम नोज पर नहाने की एक छोटी सी चूक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन में बदलाव के साथ घटना को लेकर जुडिशियल कमीशन बनाने की बात भी कही है। उसका एक आदेश भी जारी किया गया है। मेला प्रशासन ने कुंभ क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। अब उस पर कोई भी यातायात का यानी कि कोई वाहन नहीं चल सकेगा। इसके अलावा वीवीआईपीज के जो पासेस बने थे वो भी रद्द कर दिए गए हैं। ये नियम फिलहाल 4 जनवरी तक लागू रहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि महाकुंभ में एक छोटी सी चूक और भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर की जाती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रशंसा प्रशासन की बनती भी है कि भगदड़ के बाद महाकुंभ में 9 करोड़ लोग स्नान करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। क्या इसके लिए सराहना नहीं की जानी चाहिए थी? तो जाहिर तौर पर मंशा पर सवाल उठेंगे इस तरह के लोगों पे जो सिर्फ इसमें कमियां निकालने के लिए आते हैं, जिनको छिद्रान्वेषण करने को कहा जाता है कि वो ढूंढते हैं कि आखिर कमी कहां है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मौके पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं उन सभी परिवारजनों के प्रति और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। तो ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है ये 4 फरवरी तक फिलहाल रहेगी। आगे भी हो सकता है एक्सटेंड हो, लेकिन फिलहाल अभी उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 4 फरवरी तक ये जो नो व्हीकल जोन है वो घोषित किया गया है। और तमाम इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस विषय पर बातचीत करेंगे और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सबसे पहले तो ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं।
वहां पर महाकुंभ का महास्नान लगातार जारी है। कल की घटना के बाद क्या स्थिति है वहां पर? फिलहाल नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। ये खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं। क्या वहां से और जानकारी आप देंगे? जी निखिल, निश्चित तौर से हम यहाँ के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। ये जो सिलसिला 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के दिन से श्रद्धालुओं के आने का शुरू हुआ है, ये लगातार अनवरत जारी है। आप देख सकते हैं हम अरैल क्षेत्र में हैं। अरैल क्षेत्र में सामान्यतः मुख्य मेला क्षेत्र से कम लोगों का दबाव होता है, कम आना जाना होता है, और जो भी वीआईपी मूवमेंट होते हैं सब अरैल क्षेत्र नैनी साइड से होता है। लेकिन 24 घंटे अगर आप देखें तो अरैल क्षेत्र के जितने घाट हैं वहां पर लोगों का पहुंचना जारी है। पुण्य स्नान और ध्यान और दान और अन्य गतिविधियां लगातार जारी हैं। अगर जो स्थिति बनी उसके बारे में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान का पर्व था। मौनी अमावस्या के दिन से एक दिन पहले 4.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया जी। मौनी अमावस्या के दिन तकरीबन 10 करोड़ लोगों के आने की अनुमान जताई जा रही थी और लगभग 8 करोड़ लोग पहुंचे। उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मौनी अमावस्या के ठीक एक दिन पहले जो 4 करोड़ 4.25 करोड़ लोग पहुंचे, वो गंतव्य की तरफ अपने जाने के बजाय उन लोगों के मन की ये लालसा थी कि वो मौनी अमावस्या का भी स्नान कर ले, और वो कहीं और अन्यत्र स्नान किए हैं तो वो संगम नोज पर पहुंच के स्नान करें। धीरे धीरे संगम नोज पे पूरा कंजेशन बढ़ता चला गया और लाखों की संख्या में लोग संगम नोज पर पहुंचकर वहां पर बैठ गए, लेट गए, खुले आसमान में रहे और उसके बाद इस बात का इंतजार करने लगे कि 12 बज जाए, अमावस्या लग जाए तो स्नान करें, 4 बज जाए तो अखाड़ों के साथ स्नान करें, अखाड़ों का आशीर्वाद करें। और सबसे ज्यादा कंजेशन वहां पर हुआ और उसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। प्रशासन ने इस पूरी घटना से सबक लेते हुए पूरी कोशिश ये की है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रिंसिपल थे, जो पॉलिसी तय की गई थी, उसको कड़ाई से पालन किया जाए। नो व्हीकल जोन 2 दिन पहले से ही मौनी अमावस्या हो गया था, अब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा। कोई भी गाड़ियां प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा नहीं चल रही हैं। पत्रकार और अन्य लोग भी जो है वो पैदल पूरा मेला क्षेत्र कवर कर रहे हैं। आने जाने के मार्ग जो थे एकदम वापसी के एकदम तय थे कि आने का मार्ग अलग है, वापसी का मार्ग अलग है, और मेला क्षेत्रों के भी जो सेक्टर्स थे वहां से भी वापसी के मार्ग तय थे। झूसी का व्यक्ति मेला क्षेत्र में आकर सिविल लाइंस की तरफ नहीं जा सकता था, न अरैल वाला व्यक्ति फाफामऊ की तरफ जा सकता था। सामान्यतः आप मान के चले कि मेला क्षेत्र में ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है कि लोग जिस स्टेशन के आसपास पहुंचते हैं वहां से आसानी से दोबारा उसी स्टेशन पर पहुंच जाए, और उसके लिए वहां से उनके आगमन की पूरी व्यवस्था की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, अभी अगर 8 करोड़ के आसपास व्यक्ति यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद साधन रोक दिए जाते हैं, आवागमन की स्थितियां अलग रहती है, मैं दृश्य भी दिखाता रहूंगा आपको, तो सबसे बड़ा योगदान रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने किया। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वॉर रूम में पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। यहाँ भी वॉर रूम बनाया गया है। प्रयागराज के चारों तरफ जो 9 स्टेशन है, बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। अभी मैं कल की बात बताऊं तो कल कुल 364 ट्रेनों का संचालन यहां से किया गया। खाली ट्रेनें प्रयागराज आ रही हैं, यहां से लोगों को लेकर जा रही हैं, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि हर 4 मिनट 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग स्टेशनों से ट्रेनों को रवाना किया जाए, जिससे यहां से लोगों का सुरक्षित जो है प्रस्थान सुनिश्चित किया जा सके। जी निश्चित तौर से ये स्थितियां हैं, ये अभी तक की स्थिति है। मौनी अमावस्या के बाद प्रमुख स्थान पर, अमृत स्थान पर आपका वसंत पंचमी का है, उसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल है। ड्रोन से भीड़ की निगरानी की जा रही है, सुरक्षा की व्यवस्था तय किए गए हैं, नो व्हीकल जोन है, उसके अलावा कंजेशन कहीं पे ना हो, लोग निर्धारित मार्ग का ही पालन करें, बड़ी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। एक भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, और निश्चित तौर से ये मान के चले कि बेहद निर्विघ्न तरीके से इसको संपन्न करने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और निश्चित तौर से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसके भी ख्याल रखे जा रहे हैं। जी अश्विनी, आप बने रहे हमारे साथ। विनोद जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह से राजनीतिक दल मानो किसी अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कोई दुर्घटना, कोई कमी, कोई दिक्कत आ जाए तो उसके बाद हम जिस तरह से, क्योंकि आपने देखा कि कुछ राजनीतिक दल तो इस आयोजन की शुरुआत से ही वो जिसको कहते हैं कि विघ्न संतोषी की तरह व्यवहार कर रहे थे, और इसके बाद जब ये घटना हुई उसके बाद भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने इसमें स्थितियों को सुधारने की, उसको ठीक करने की, उसमें मदद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि समाज के लोग आगे आए। जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात अभी हमने बताई, जिस तरह से जो दूसरे समाज धार्मिक संगठन है वो आए, जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामने आया, या दूसरे और सामाजिक संगठन आया, किस तरह से आप देखते हैं कि क्या राजनीतिक दलों को समाज से सबक लेने की जरूरत है? निखिल, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ये कुंभ की दिव्यता और भव्यता की जिम्मेदारी क्या वो वहाँ की सरकारों तक है।
अगर ये कुंभ की अगर हम कहते हैं कि सदियों से सैकड़ों सालों से ये कुंभ की परंपरा और सनातन की संस्कृति ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग पे चलता रहा है और ये संस्कृति को लोगों ने देखा है, समाज इसमें हिस्सा लेते हैं, समाज इसमें शामिल होते हैं। ये कुंभ जब अखाड़ों का ये कुंभ हम कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार की एक छोटी सी भूमिका उसमें सहयोग की होती है, फैसिलिटेटर की होती है। आप ये इस कुंभ के आयोजन के आज के आयोजन जो अभी अश्विनी बता रहे थे, इस भव्य आयोजन को आप देखिए कि इस भव्य आयोजन को देखिए कि अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं इस दौर में आजादी के बाद उतने यात्री, कम से कम तीर्थ यात्री अभी मौनी अमावस्या के स्नान करने तक आ चुके हैं। तो आप इसका वॉल्यूम देखिए कि भारत के लोग इस सनातन की संस्कृति की वैभवता को किस रूप से एक अलग जगाया इस महाकुंभ के आयोजन ने कि गांव सुदूर गांव से लोग चल के आ रहे हैं कि एक स्नान, एक झलक प्रयागराज महाकुंभ का उसे भी हो जाए। ये सच में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी जो ये अपनी एक श्रद्धा है, आस्था है, वो सही जगह पे आए और सही जगह से वो स्नान करके जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं। लेकिन सवाल यह है कि कुंभ के ये आयोजन की जिम्मेदारी जब हम सिर्फ सरकार पे देते हैं, क्या समाज की भूमिका नहीं है? आज जब हम अखिलेश यादव को देखते हैं कि ट्रैफिक जाम को लेके अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल पे वो जाम का वीडियो अपलोड करते हैं, या आप मल्लिकार्जुन खड़गे अव्यवस्था की बात करते हुए लंबे लंबे उसमें तकरीरें देते हैं, तो क्या रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपने विजुअल दिखाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के वहां के ट्रैफिक मैनेजमेंट को संभालते हुए, वहां जो घंटों से फंसे पड़े यात्री हैं उनके भोजन की व्यवस्था करने आ गया है, उसके अल्पाहार करने की व्यवस्था यात्रियों की आया है, क्या ये श्रद्धा रायबरेली के कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी माननीय राहुल गांधी के कार्यकर्ता नहीं कर सकते थे? अगर आप नहीं करते हैं और सिर्फ टिप्पणी के लिए तैयार होते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आप मौके की तलाश में होते हैं। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोल दिया है, आप अपने विजुअल में दिखा रहे थे, पूरा कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इसके लिए दिया है कि अगर इतने भीड़, इतने लोग अगर एक साथ वहां रहेंगे, उनके आवास सुविधा नहीं हो पाएगी, यूनिवर्सिटी का कैंपस यूज करें। वहां स्टूडेंट, सारे कैंपस के लोग, वो सारे खाना पीना से लेके उनका इंतजाम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं 16,000 से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहां के जो सदस्य मंडल के हैं, वो सारे लोग वहां ट्रैफिक व्यवस्था में पुलिस की सहयोग में लगे हुए हैं, ताकि समाज का ये दायित्व अपने ऊपर में लेते हुए कि प्रशासन अपने हिसाब से कर रहा है, उसमें मदद, समाज की भूमिका एक छोटी सी ही आप कह सकते हैं कि एक गिलहरी का ही योगदान होता है। वो योगदान देने के बजाय अगर आप सिर्फ वो सारी राजनीति, सारी अफवाहें करते हुए दिखते हैं तो कहा जा सकता है कि आप भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा के प्रति एक विद्वेष का भाव रखते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये अगर इससे ये ड्रॉ किया जाए इस बात को कि ये विद्वेष की भावना है, राजनीति जो है वो कहाँ भीतर इस तरह तक घुस गई है कि सनातन भी उसमें दूसरा नजर आने लगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। अश्विनी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि अभया के पिता से इतनी नफरत क्यों, और क्यों बार बार उसके ऊपर और उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। शाबाश बेटा, सारे सब्जेक्ट में टॉप पे आया छोरा मेरा। और सच बताऊं, मैं भी। और हमारी सभी फसलों की एमएसपी पे खरीद करने लग रही है हरियाणा सरकार, और केवल 48 घंटा के भीतर खाता में पीछे भी डाल दे है नॉन स्टॉप। वैसे तो आज मैं भी पास हो गया ना, कोई एग्जाम ना था मेरा, और आज साल बाद हरियाणा सरकार ने हमारी जमीन मेरे नाम कर दी, अब खेती चलेगी नॉन स्टॉप। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप का टॉप परिणाम। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और बात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो अभया थी, जिसकी रेप और हत्या के बाद जो एक पूरा समाज उठकर खड़ा हुआ था, उसके विषय में बात करेंगे कि उसके पिता से आखिर इतनी नफरत क्यों है राजनीतिक दल के, और ख़ास तौर पर अगर हम कहें टीएमसी के लोगों को।
पिछले दिनों कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के दोषी को सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट जाने की बात की थी। उनका मानना था कि पीड़िता के साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन पीड़िता के पिता ने ममता पर ही सवाल उठाया कि उनकी पुलिस प्रशासन ने जांच को प्रभावित करने के लिए कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था। पीड़िता के पिता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। पुलिस की नाकामी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ पर सवाल सीबीआई कोर्ट ने भी पूछा है, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी को अभया के पिता का सवाल असहज कर रहा है। टीएमसी को मेडिकल कॉलेज के छात्रों के हड़ताल से भी दिक्कत थी। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अभया के पिता को दाम बोलने के लिए कहा है कि दाम बताओ, कीमत बताओ अपनी। मित्रा ने पूछा है कि तुम साफ बताओ कि क्या चाहते हो, अगर पैसा चाहते हो तो ले लो। पैसे से किसी का मुंह बंद किया जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी और पुलिस पर आरोप लगाना बंद करो। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मदन मित्रा ने सही कहा है, टीएमसी पैसे के जोर पर लोगों का मुंह बंद करती रही है, ऐसा उन्होंने पहले भी किया है। सीपीएम ने मित्रा के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि पीड़िता के पिता की स्थिति समझी जा सकती है, उसने अपनी बेटी खोई है, वो न्याय के लिए लड़ रहा है और टीएमसी इस तरह उन्हें अपमानित कर रही है। और आइए अब बात करते हैं कि इस पर रिएक्शंस क्या है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, परिवार के ऊपर जिस तरीके की लांछन लगाया जा रहा है और जिस तरीके की बात बोला जा रहा है, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन की बात है या कोर्ट में जो चल रहा है तो कोर्ट को तय करेगा, लेकिन ये सही है कि जो 5 दिन कलकत्ता पुलिस के पास से इन्वेस्टिगेशन रहा, उस 5 दिनों के अंदर सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ये सवाल कि आखिर जब ये कहा जा रहा है कि भाई सभी लोग ये चाहते हैं कि अभया को न्याय मिले, तो फिर उनके पिता के साथ में इस तरह का व्यवहार, इस तरह का प्रश्न, क्या ये दर्शाता नहीं है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और? देखिए निखिल, मैं 3 बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये सही है कि पिछले 2011 साल से हम ये देख कर आए हैं कि ममता बनर्जी की सरकार और तृणमूल कांग्रेस की तरफ एक भाव तय किया गया है। ये मदन मित्र कोई गलत बात नहीं कहा, ये भाव के हिसाब से पूरे समाज को चलाया जा रहा है, पूरे राजनीति को चलाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस और प्रदेश सरकार की तरफ से हर चीजों की, आपकी हमारी सबका एक भाव तय किया गया है। और इस यहाँ पे जो अभया की माता पिता है, उनके साथ शायद इनका जो एटीट्यूड है, इसका मेल नहीं खा रहा है, इसीलिए ये भाव की बात मदन मित्रों ने कहा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये ममता बनर्जी का राजनीति की पुरानी तरीका है कि अगर गंदगी फैलाना है तो वो खुद नहीं फैलाएगी। वो अपना जो सफेद कपड़ा है उसके ऊपर दाग आने नहीं देंगे। अपने जो बाकी सारे लोग हैं, जिन लोगों ने उनकी प्रसादम, उनकी फेंका हुआ प्रसादम में जीते हैं, जैसे मदन मित्रा, कोल्लन बैनर्जी, कुणाल घोष, इन सब लोगों ने अभी उठकर लगे हैं कि ये परिवार के ऊपर लांछन लगाने के लिए ममता बनर्जी का पुराना तरीका है, दिखाती है, बाकी लोगों से बात कराते हैं। और तीसरी बात यह है, मैं बता दूं कि लोगों का कहना है, जो आम लोग 14 तारीख रात को, 14 अगस्त की रात को हमने देखे थे बंगाल की रास्तों पे और देश की रास्तों पे, उनका कहना है कि तो ठीक है, फिर चलिए आपकी बात जी कि ये पिता माता ने जिस तरह से अपने बेटी को खोया है, तो चले हम देखते हैं कि बाकी लोग जो इस तरह से लांछन लगा रहे हैं, उनके साथ अगर इस तरह से हो जाता है तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएंगे। उसके बाद कौन किसके ऊपर किस तरह से लांछन लगाया जाता है, लगाते हैं, इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। तो इसका जो नकारात्मक एक इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़े हैं, ये हम पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। देखिए
जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो आपने अपनी बात कही है, जिस तरह से ये एक जिस तरह आपने कहा कि ममता बनर्जी के ऊपर एक भी दाग ना आने पाए, उनको क्लीन चिट मिले, साफ बेदाग, वो इस पूरे जो पूरा घटनाक्रम रहा है, जो तमाम कीचड़ उछाले गए हैं, वो कहीं कीचड़ के एक भी दाग उन पर ना पड़ने पाए, इसके लिए जो पूरी पार्टी है, जो पूरा लीडरशिप है, वो सब बेचैन है और उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। फिलहाल आपने अपनी पूरी बात कह दी। कुछ ज़रूर प्रॉब्लम थी ऑडियो में, लेकिन उसके बावजूद आपकी बात हम तक आई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसेनजीत बख्शी। और इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।